अब बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा बर्नौली थ्योरम का यूज करके किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आइए थोड़े क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अब तक हम जो मेनली क्वेश्चन कर रहे थे तो स्कूल टाइप के थे, अब थोड़े जेई मेन जेई एडवांस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं जेई मेंस 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर एन इनिशियल स्क्रीनिंग of an admission test, a candidate is given 50 problems to solve. If the probability that the candidate can solve any problem is 4 by 5, then the probability that he is unable to solve less than 2 problem. आगे ऑप्शन आपको गिवन है भी, तो देखिएगा। तो बच्चों कैंडिडेट क्वेश्चन सॉल्व करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 4/5 है और उसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। अब आपको कहा है कि वो अनेबल टू सॉल्व लेस देन 2 प्रॉब्लम, 2 से कम प्रॉब्लम सॉल्व करने में वो अनेबल है। तो अनेबल वाले की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है, ऐसा समझो आप। तो हम अनेबल वाले को ही पी लेट कर लेंगे। तो पी किसको मानेंगे? जब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, अनेबल होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो ये हो जाएगा 1 - 4/5 इज इक्वल टू 1/5 और Q का वैल्यू 4/5। ये है प्रॉब्लम सॉल्व ना होने का प्रोबेबिलिटी और ये है प्रॉब्लम सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी। हमसे एक्चुअली में क्वेश्चन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने से रिलेटेड बात पूछी गई है, इसलिए इसको हमने पी लेट कर लिया। और बच्चों n कितना है, कितने क्वेश्चन दिए हैं? क्वेश्चन है बच्चों 50, तो n का वैल्यू 50 है। और क्वेश्चन सॉल्व कितने नहीं होने चाहिए? लेस देन 2, लेस देन 2। तो इसका मतलब कि हमें क्या निकालना है? x px लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन 2। तो लेस देन 2 में तो दो बातें आएंगी जी, 0 या 1, 0 या 1। तो पहले 0 वाला निकालो। 0 वाला तो बहुत ही आसान है जी। 0 वाले का मतलब तो ये हुआ कि 4/5 की पावर 50 और 1 में क्या हो जाएगा बच्चों? 50c1 1/5 की पावर 1 और 4/5 की पावर 49। सीधे सीधे जो बर्नौली का फॉर्मूला है वो बच्चों हमने यूज कर लिया है। बस अभी इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है। बच्चों रे क्या कॉमन आ रहा है? 4/5 की पावर 49, तो डायरेक्टली ही कॉमन आ रहा है। इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहां बचा 4/5 प्लस 50c1 हो गया 50 और इनटू में 1/5। इससे सो कैंसिल कर लेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर एलसीएम ले लेंगे तो ये कुछ ऐसा बनता दिख रहा है बच्चों, 4/5 की पावर 49 इंटू 54/5, मतलब कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आ गया है। तो देखो कितने सीधे और सिंपल क्वेश्चन है, कोई समस्या ही नहीं होगी सॉल्व करने में। ठीक है भी, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ए फेयर कॉइन मस्ट बी टॉस्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 99% एच। एटलीस्ट वन हेड आने का प्रोबेबिलिटी 99% से ज्यादा हो तो कम से कम कितनी बार एक फेयर कॉइन को टॉस करना चाहिए, ये बच्चों आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो भाई कुछ प्रोबेबिलिटी जो हमें पता है लिख देते हैं। हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है, इसको मैं पी से डिनोट कर लेता हूं। तो क्यू मतलब हेड ना आने का प्रोबेबिलिटी, मतलब टेल आने का प्रोबेबिलिटी, वो भी भैया 1/2 हुआ। अब जो नंबर ऑफ टॉसेज हैं वो मैं n लेट कर लेता हूं। नंबर ऑफ टॉसेज को क्या लेट करना है? n लेट कर लेना है। तो एटलीस्ट वन हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। और क्या सिखाया गया अभी? जब भी आपको एटलीस्ट वन का प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आप क्या कीजिए? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। अब बच्चों हमने n टाइम्स टॉस किया और एक बार भी हेड नहीं आया, मतलब हर बार टेल ही आया,
तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2 की पावर n। अब आपको क्या कहा है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 99%, मतलब 99/100 बच्चों। यहां से भैया इस 1/2 की पावर n को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1/2 की पावर n लेस देन और इक्वल्स टू 1/100। रेसिप्रोकल कर दूं तो ये ऐसा बन जाएगा 2 की पावर n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100। 2 की पावर n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100 बच्चों। तो अब n का वैल्यू क्या होगा, n का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अरे 7 होगा भाई। 2 की पावर 664 होता है तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन 2 की पावर 7 128 होता है तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से हमें पता चलता है कि n का वैल्यू 7 या उससे बड़ा होना चाहिए, और हमें तो क्या चाहिए था, मिनिमम वैल्यू। सो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 7। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। तो मिनिमम 7 टाइम्स जब आप टॉस करेंगे तो एटलीस्ट 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी 99% से ज्यादा आएगा बच्चों। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आ रहा है ये भी जो प्रीवियस क्वेश्चन है बिल्कुल उसी के जैसा है, और उसे थोड़ा सा और अच्छा बना दिया गया है। क्या कहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ए फेयर कॉइन नीड्स टू बी टॉस्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। पिछले वाले क्वेश्चन पूछा था एटलीस्ट 1 हेड, यहां का एटलीस्ट 2 हेड्स इज एटलीस्ट 0.96 एज। तो क्या कहा है जी, आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 1 माइनस पी एक्स इक्वल्स टू 0 माइनस पी एक्स इक्वल्स टू 1। भैया आपको कम से कम 2 हेड चाहिए तो 1 से माइनस कर दो, जब 0 हेड आया हो या तो 1 हेड आया हो। और n टाइम्स आप मानेंगे कि n टाइम्स आपने टॉस किया होगा, तो n टाइम्स में से एक भी बार हेड ना आए, इस बात का प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर n हुआ, और एक बार हेड आए इस बात का प्रोबेबिलिटी nc1 इंटू 1/2 की पावर n-1 इंटू 1/2 हुआ बच्चों। इसको थोड़ा यदि मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो ये कुछ ऐसा बन रहा है 1/1 माइनस, भाई इन दोनों को यदि मैं मिला दूं तो ये 1/2 की पावर n ही बन जाएगा। तो 1/2 की पावर n तो कॉमन आ गया, 1/2 की पावर n कॉमन आ गया, तो यहां बचा 1 और ये nc1 का वैल्यू हो गया n। ये बच्चों बना है, ऐसा कुछ कुछ प्रोबेबिलिटी आ गया है। और आपको कहा गया है ये किससे ग्रेटर होना चाहिए, 0.96 से। एटलीस्ट कहा है ना, कम से कम इतना होना चाहिए, मतलब इतना हो या तो इससे ज्यादा होना चाहिए। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है, इस 1 को तो आप उधर ले जाएंगे तो ये बन गया n+1/2 की पावर n लेस देन और इक्वल्स टू 1 से इसको माइनस करूंगा तो 0.04 बनेगा, और 0.04 मतलब 1/25। ये बच्चों रिलेशन एक आ गया है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। भाई सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो कोई तरीका ढूंढो इसको सॉल्व करने का, या तो आप सीधे इसमें n के वैल्यू पुट करके देख लो। भाई n के वैल्यू पुट करके देख लो कौन से वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आपको कहा है n+1/2 की पावर n 1/25 से छोटा होना चाहिए। इसको आप ऐसा बना लो, 2 की पावर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 इंटू n+1। ऐसा भी तो बना सकते हैं भाई, ऐसा बच्चों बना लिया। अब इसमें देखो n का कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। भाई n का कोई बहुत बड़ा वैल्यू लोगे वो तो सेटिस्फाई करना ही है, क्योंकि इधर एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन है, बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा। इधर देखो ये जो राइट साइड में लिखा है 25 से तो बड़ा ही है, 25 से तो बड़ा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो n है ये 5 से छोटा तो नहीं हो सकता, 5 या उससे बड़ा ही होगा। तो चाहो तो 1-2 वैल्यू आप पुट करके देख लो, उससे पता चल जाएगा भाई। तो यदि मैं n को बच्चों 5 लेता हूं, n को 5 लेता हूं तो 2 की पावर n का वैल्यू 32 आता है, और 25 इंटू n+1 ये शायद 150 आ जाएगा। तो अभी तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बहुत दूर है अभी।
बहुत दूर लग रहा है, इसलिए आप देखो यहाँ 32 है, वहां 150 है, तो बहुत दूर लग रहा है। इसका मतलब 6 को छोड़ दो, 7 पुट करो, 7। तो यहां 7 पुट करेंगे तो 2 की पावर 7 हो गया 128, और यहाँ 25 इंटू n प्लस 1, ये बच्चों आपका बन गया 200। ये 128 है, 200 अभी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, नजदीकी है। तो अब 8 रख के देखो, 8 n को 8 रखूंगा, सो 2 की पावर n 256 आएगा, और यहां कितना बचेगा भाई, ये शायद 225 हो जाएगा, 225। तो आप देखिए जो 2 की पावर n है वो 25 इंटू n प्लस 1 से बड़ा हो चुका है, इसलिए n का वैल्यू कितना आ गया 8। 7 पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, 8 पे सेटिस्फाई हो रहा है, और इससे आगे जाएंगे तो भी सेटिस्फाई होगा, इसलिए मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 8। तो आंसर बच्चों अपना आ गया 8। तो क्लियर हो गया जी। तो बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या है ही नहीं, सिंपल से आपको बाइनोमियल वाला फॉर्मूला यूज करना है, बस काम खत्म हो जाना है। आओ एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड विद प्रोबेबिलिटी 0.4 एंड बैकवर्ड विद प्रोबेबिलिटी 0.6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट at the end of 11 steps he is 1 step away from the starting point। तो वे टोटल 11 स्टेप्स लिए हैं, और ये कह रहा है 11 स्टेप्स के बाद वो उसकी जो इनिशियल पोजीशन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, उससे 1 स्टेप अवे है, 1 स्टेप दूर है। तो ऐसा कैसे होगा भी, मान लीजिए यहां से किसी ने चलना शुरू किया, अब उसने 11 स्टेप्स लिए, कुछ बैकवर्ड और कुछ फॉरवर्ड, कुछ फॉरवर्ड और कुछ बैकवर्ड, और जब वो फाइनली था तो यहां से एक स्टेप दूर था, या तो यहां था और या तो यहां था जी, एक स्टेप दूर था। तो बच्चों इस वाले केस में क्या रहा होगा, ये इनिशियल पॉइंट से एक स्टेप फॉरवर्ड है, इसका मतलब ये रहा होगा कि उसने जो टोटल 11 स्टेप्स हैं उनमें से 6 फॉरवर्ड लिए होंगे और 5 बैकवर्ड लिए होंगे। 6 उधर गया होगा, 5 वापस आया होगा, तो उसका मतलब एक आगे रहा होगा। और यदि 1 स्टेप पीछे वो है तो यहां उसने 6 बैकवर्ड लिए होंगे और 5 फॉरवर्ड लिए होंगे भी। इसने कहा था स्टार्टिंग पॉइंट से 1 स्टेप दूर है, तो दूर वो फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है, तो 2 केस बने भी, या तो 6 फॉरवर्ड या तो 5 फॉरवर्ड। अब बच्चों फॉरवर्ड स्टेप लेने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 है, और बैकवर्ड लेने का 0.6 है। टोटल स्टेप्स कितने लिए हैं 11, और हमने फॉरवर्ड को सक्सेस यदि माना है तो हमें निकालना क्या है, पी एक्स इक्वल टू 6 प्लस पी एक्स इक्वल टू 5। ये तो निकालना भी भाई, फॉरवर्ड या तो 6 लिए होंगे या तो 5 लिए होंगे। तो पी एक्स इक्वल टू 6 क्या बन जाएगा जी, 11c6, फॉरवर्ड के लिए 0.4 होल पावर 6, बैकवर्ड के लिए 0.6 होल पावर 5 प्लस 11c5 0.4 की पावर 5 और 0.6 की पावर 6 बच्चों। अब बच्चों देखो 11c5 और 11c6 तो ना सेम ही होते हैं बच्चों, सेम होते हैं तो कॉमन ले लो, 11c6 कॉमन ले लिया। उसके अलावा देखिए बच्चों 0.4 की पावर 6 है, यहां 0.4 की पावर 5 है, यहां 0.6 की पावर 5 है, 0.6 की पावर 6 है, तो 0.4 की पावर 5 और 0.6 की पावर 5 ये तो कॉमन आ जाएगा। यहां बचेगा 0.4 और वहां बचेगा 0.6। अब बच्चों देखिए ये तो कितना बन गया रे, ये तो बन गया है 1, तो क्या लिखा जाएगा 11c6। इन दोनों की पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.24 की होल पावर 5, ये बच्चों आ गया अपना आंसर। तो भाई अब बहुत अच्छे से आप लोग सीख चुके हैं बर्नौलीज थ्योरम को यूज करना, ठीक है भाई। आइए आगे बढ़ते हैं, एक दो कुछ छोटी छोटी बातें और हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। 2 ही नाम बचे हैं अभी, मीन और वेरिएंस। मीन और वेरिएंस और सीख लेते हैं बच्चों। अब बच्चों सीखते हैं मीन एंड वेरिएंस। मीन एंड वेरिएंस बच्चों एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये है जिसमें रैंडम वेरिएबल एक्स है, प्रोबेबिलिटी पी एक्स है,
तो जो x के वैल्यूज हैं x1 x2 x3 से लेके xn तक होंगे और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज हैं p1 p2 pn तक होंगी। तो मीन क्या होता है बच्चों, जो रैंडम वेरिएबल है उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो और उन सबका सम निकाल दो तो उसको मीन कहते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या बना, सिग्मा एक्स आई पी आई, सिग्मा एक्स आई पी आई बच्चों। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए n इंटू पी के इक्वल बच्चों आ जाता है। तो दोनों याद रखेंगे, सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई या n इंटू पी। इसका मतलब भी समझ लो, मतलब क्या है देखो। बेसिकली जैसे बच्चों आपको कहा जाए कि आपने एक कॉइन को 10 बार टॉस किया, एक कॉइन को 10 बार टॉस किया तो हेड कितनी बार आएगा, हेड कितनी बार आएगा। एवरेज की बात हो रही है, एवरेज में हेड कितनी बार आना चाहिए, तो 5 बार आना चाहिए भाई। दो ही तो ऑप्शन होते हैं, या तो हेड आता है या तो टेल आता है। तो 10 बार आपने टॉस किया तो 5 बार हेड आना चाहिए, 5 बार टेल आना चाहिए। तो वो n इंटू पी तो है। n क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो आपने 10 लिया, और p है हेड आने का प्रोबेबिलिटी। तो 10 इंटू 1/2 तो कितना आ गया 5। ऐसे यदि आप एक डाई को थ्रो करते हैं, आप 6 बार थ्रो करते हैं और आपसे पूछा जाए 1 आने का, 1 कितनी बार आना चाहिए, तो 1 एक बार आना चाहिए। वो कैसे निकला, नंबर ऑफ ट्रायल 6 लिए और 1 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 बच्चों। तो मीन हो गया भैया सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई या n इंटू पी। वेरिएंस होता है बच्चों सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, मतलब इसका स्क्वायर करिए फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करिए, सबको ऐड कर दीजिए, माइनस सिग्मा एक्स आई पी आई का होल स्क्वायर, जो मीन निकाला था उसका होल स्क्वायर माइनस कर देंगे। और ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए n इंटू पी क्यू के बराबर आ जाता है बच्चों। और बच्चों जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कुछ नहीं होता, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। तो बेसिक से फॉर्मूले बच्चों आपने याद कर लिए। अब आइए इनसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो जी क्वेश्चन आया आपके सामने, कहा 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विथ अ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ एसेस। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा भाई, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए भाई x का वैल्यू देखो क्या क्या हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ एसेस कितने कितने हो सकते हैं, या तो 0 या तो 1 या तो 2, दो ही कार्ड निकाले ना भाई। अब इनका प्रोबेबिलिटी p x इज इक्वल टू 0 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। इसके लिए पहले आप ये देखो कि अब एक कार्ड आप निकालते हैं 52 कार्ड्स में से, तो उसके एस होने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है। जो एक्स एक्चुअली नंबर ऑफ एसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो वो एस होगा, उस एस होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, वो होगा भी 4/52। जो एसेज होते हैं वो 4 होते हैं और टोटल 52, तो कितना आ गया 1/13। तो क्यू का वैल्यू कितना होगा 12/13। तो जब कहा पी एक्स इक्वल्स टू 0, तो ये बन गया 12/13 का होल स्क्वायर। एन का वैल्यू 2 है, आर का वैल्यू 0 हो गया। पी एक्स इज इक्वल टू 1 करेंगे तो बनेगा 2c1 1/13 की पावर 1 और 12/13 की पावर भी 1। यदि इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करके कुछ 24/169 आ जाएगा बच्चों। और बच्चों फाइनली पी एक्स इक्वल्स टू 2 क्या होगा, ये बन जाएगा 1/13 का स्क्वायर। दोनों ऐसे ही उसमें होंगे तो ये आ गया 1/169। अब बच्चों में इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना देता हूं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार मिलेंगे आपको बुक्स में जिनमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होता है, तो वो भी आप इसके साथ साथ ही सीख गए हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे बच्चों, यहां वो टेबल बना देते हैं। इसमें यहां बच्चों x लिखा जाएगा, यहां px लिखा जाएगा। x का वैल्यू 0 तो प्रोबेबिलिटी था 144/169। x का वैल्यू 1 तो प्रोबेबिलिटी 24/169। और बच्चों x का वैल्यू 2 तो प्रोबेबिलिटी 1/169। अब बच्चों बात करेंगे मीन की। मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई।
मतलब इनको ऐसे ऐसे आपस में मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। तो भाई 0 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो 0 आ जाएगा, 1 से करूंगा तो 24/169, इसको 2 से करेंगे तो 2/169, ऐड करके आ गया 26/169, और 13 से कैंसिल कर दो तो 2/13। बच्चों 2/13 ये आ गया है मीन। अब यही मीन हम डायरेक्टली n इंटू पी से भी निकाल सकते थे। भाई n का वैल्यू 2 है और p का वैल्यू कितना है 1/13, तो उससे भी कितना आता 2/13 बच्चों। तो मीन आपने निकाल लिया है, आप निकालेंगे बच्चों वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है जी, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस सिग्मा एक्स आई पी आई होल स्क्वायर। तो बच्चों इसमें आप देखें, इसमें इसका स्क्वायर करना है फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये पहले वाला तो 0 ही रहेगा, प्लस इसमें 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा, तो ये आएगा 24/169। बस यहां थोड़ा चेंज होगा, इसका स्क्वायर होकर 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4/169 माइनस सिग्मा एक्स आई पी आई होल, सिग्मा एक्स आई पी आई का वैल्यू रहा 2/13, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो 4/169 बच्चों आ जाएगा। 4/169 तो कैंसिल हो गया, तो ये बच्चों आ गया है 24/169। इसको आप जो दूसरा फॉर्मूला है NPQ उससे भी निकाल सकते थे। n का वैल्यू 2, p का वैल्यू 1/13, q का वैल्यू 12/13, तो उससे भी आएगा 24/169 बच्चों। तो अब आपको क्लियर हो गया जी किस तरीके से आप मीन वेरिएंस निकाल सकते हैं, और साथ साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना भी आपने एक बार फिर से सीख लिया बच्चों। क्लियर बात है जी। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो जेईई मेंस में पूछा गया है जी 2019 में, बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन में बच्चों कहा है लेट ए रैंडम वेरिएबल x, लेट ए रैंडम वेरिएबल x have binomial distribution, have binomial distribution with mean 8 and variance 4 if px less than or equals to 2 is equal to k upon 2 की पावर 16, then k is equal to, ऑप्शन है जी आपके पास 17, 121, 1 और 137 बच्चों। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो भाई हमने क्या सीखा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन वेरिएंस के फॉर्मूले हमने सीखे हैं। मीन का फॉर्मूला होता है NP और वो इसमें 8 गिवन है, वेरिएंस होता है NPQ, वो इसमें 4 गिवन है। और बच्चों एक बात हम और जानते हैं, P प्लस Q का वैल्यू 1 होता है। अब यदि मैं इन दोनों इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूं तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि Q का वैल्यू 1/2 है, और बच्चों यदि Q का वैल्यू 1/2 है तो P का वैल्यू भी 1/2 है। तो P और Q दोनों 1/2 आ गए हैं, और यदि P और Q 1/2 आ गए तो N का वैल्यू कितना आ गया, N का वैल्यू 16 आ गया। P का वैल्यू यहां रख दोगे तो N 16 आ गया, N आ गया, P Q सब अपने पास आ गए हैं। अब आपसे कहा है Px लेस देन इक्वल्स टू 2, तो Px लेस देन इक्वल्स टू 2 क्या होगा बच्चों, Px इक्वल्स टू 0 प्लस Px इक्वल्स टू 1 प्लस Px इक्वल्स टू 2, ये बच्चों होगा। अब इसका हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसको जाके k अपॉन 2 की पावर 16 के इक्वल पुट कर देंगे, बस तो हमारा k का वैल्यू आ जाएगा। तो शुरू हो जाओ भैया, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 है तो q की पावर n हो जाएगा, मतलब 1/2 की पावर 16। x इक्वल्स टू 1 है तो 16c1, 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 15। x इक्वल्स टू 2 है तो 16c2, 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 14।
बच्चों 1/2 तो सबसे कॉमन ही आ जाना है, तो 1/2 तो कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 1, यहां बचा 16c1, 16c1 का वैल्यू 16 होता है। और यहां कितना बचा भाई, यहां बचा 16c2, और 16c2 का वैल्यू शायद 120 हो जाएगा। अब इसको यदि मैं सॉल्व कर लूं तो ये बच्चों 137/2 आ गया है। लेकिन इसका वैल्यू तो क्या कहा था, इसका वैल्यू कहा था k/2 है। इसका वैल्यू गिवन था k/2, ये वैल्यू आपको गिवन था। इसलिए k का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, तो बच्चों k का वैल्यू हो गया है 137, k का वैल्यू होगा 137 बच्चों। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आ गया है। तो समझ आ गई आपको बात की, आपका मीन वेरिएंस वाले क्वेश्चन किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। कभी कभी इन मीन वेरिएंस से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप बच्चों पूरी प्रोबेबिलिटी को यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो तो आपका वही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। सबसे इंपॉर्टेंट वही वाला पोर्शन बच्चों अपना है। और उसके बाद बहुत थोड़ा सा जो आपका बेसिक प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा सा वो भी काम आता है, उससे भी थोड़े बहुत क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। और उसके बाद फिर आपका ये बर्नौलीज थ्योरम, जिसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन इससे आते हैं। वैसे बात करें तो 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम से ही पूछे जाते हैं। वो कोई भी आपका एग्जाम हो, स्कूल वाला एग्जाम हो, मेंस वाला हो, एडवांस वाला हो, और बाकी बचे हुए से थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी उनसे भी बच्चों आ जाते हैं। तो बच्चों ये जो आपका चैप्टर है ये ऑलमोस्ट आपका खत्म हो गया, जो काम की बातें हैं वो सब खत्म हो गई हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इसको आप पूरा कंप्लीट खत्म कर दीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।